Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of April 2025. आई होप आप लोग न्यूज़ एनालिसिस देख रहे होंगे और आप कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक ज़रूर किया करें, प्लीज़ डू दैट. कल मैम ने बनाया था, आप लोग को अच्छा लगा एनालिसिस, मुझे बहुत खुशी है इस बात की भी. तो अब आपका एनालिसिस तो मिस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मैम बना देंगी, ठीक है ना. सो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम द फ्रंट पेज ऑनली. बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहली न्यूज़ है वो है इंडिया होल्ड्स फायर एज ट्रम्प अनाउंसेस टैरिफ्स. नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल. क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर इंडिया की हम केवल बात करें तो 27% के आसपास टैरिफ इंडिया के लिए पड़ेगा. इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम है, पाकिस्तान है, वहाँ तो 40 से 50% की रेंज में पड़ेगा. चाइना के ऊपर भी बहुत सारे टैरिफ लगे, तो इनको रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जा रहा है. रिटेलिएटरी टैरिफ का मतलब क्या होता है कि रिटेलिएशन में कर रहे हैं. रिटेलिएशन मतलब बदला लेने की भावना से. बदला लेने की भावना क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा था. डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और दूसरी कंट्रीज़ हमारे ऊपर टैरिफ लगा रही हैं, तो हम क्यों उनके ऊपर टैरिफ ना लगाएं. वाई शुडेंट वी अप्लाई टैरिफ सो दैट हमारे ट्रेड भी ज़्यादा हमको प्रॉफिट दें, ठीक है ना. तो दिस वाज द होल अप्रोच, होल रीज़न वाई डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दीज टैरिफ्स. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और डिटेल्स की, क्या क्या किसने क्या कहा. तो एक तरीके से ग्लोबल ट्रेड वॉर टाइप की कंडीशन है. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंडीशन विच इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ग्लोबल ट्रेड वॉर. एंड इसमें 27% की टैरिफ आसपास लगेंगे इंडिया के ऊपर. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके महंगे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आईफोन, जो आईफोन है उसके ऊपर लगभग उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है. मतलब कि लगभग आपको 160, 170, 180, 1 लाख के आसपास मिलेगा. इसके अलावा टैरिफ ने जो बेसिकली कौन कौन से रीजन्स को परेशान किया है, तो चाइना, ईयू, जापान, इंडिया, सारे रीजन्स ही हैं. इसका इम्पैक्ट आपको शेयर मार्केट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना. इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप ने कैसे ये टैरिफ लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट. इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, याद रखेगा, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है ना. ट्रेड डेफिसिट को उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी बोल दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया हमारे ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक नेशनल इमरजेंसी है. इस कारण से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दी हैं, ठीक है ना. हालांकि इंडिया का जो 27% का टैरिफ है वो कंपैरेटिवली लोअर है टू दोज ऑफ वियतनाम. वियतनाम पे तो 46% का है, पाकिस्तान के ऊपर 30% का है. ऑब्वियस सी बात है. तो इन डोमेस्टिक जो नेबर्स हैं हमारे, उनसे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे ऊपर फिर भी 27% का ही टैरिफ लगा हुआ है. और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्टेड है, क्योंकि यूएस हमारा की एक्सपोर्ट मार्केट भी है उसमें. ऑटो इंडस्ट्रीज लार्जली अनअफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते ही नहीं है. एरोस्पेस कुछ डिलीवरी डिसरप्शंस हो सकते हैं, जैसे बोइंग आने वाला है तो उसमें कुछ हो सकता है. एंड ट्रंप ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत सारा टैरिफ लगता है मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सारी चीज़ों पे. तो इसके ऊपर उन्होंने कहा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल. अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, समझ में आ गया होगा आपको कि टैरिफ का मतलब क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, किस चीज़ के ऊपर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगला आर्टिकल जैसे जो वक्फ बिल के रिगार्डिंग है, उसकी मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताऊंगा. एक कल वैसे मैम ने डिस्कस किया होगा, बट अगर आज कुछ एक दो नए पॉइंट आपको मिलते हैं तो प्लीज़ डू टेल मी, ठीक है. तो वक्फ बिल आप सबको पता है कि क्या वक्फ होता क्या है, आप सबको पता है कि नहीं पता. सबसे पहले मैं आपको वक्फ के बारे में बता दूं. एक्चुअली ये वक्फ प्रॉपर्टी होती है जो रिलीजियस एंडोमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रहती है. प्रॉपर्टी ऑफ गॉड एक तरीके से मान लिया जाता है वक्फ प्रॉपर्टी को, ठीक है ना. तो ये मुस्लिम ऑब्वियस बात है, जो इस्लामिक है उससे रिलेटेड है. उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसको कहते हैं वक्फ. उसके मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनता है जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं. अब आप सबको पता होगा कि जो अभी रिसेंटली जो बिल आया लोकसभा में, उसमें एक दो प्रोविजंस ऐसे हैं जिनसे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सही खुश नहीं थी. प्लस जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने भी उसमें ऑब्जेक्शन किए. जैसे सबसे पहला पॉइंट था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मैनेजमेंट में कुछ रोल
देना था, है ना। तो जो उनका कहना ये था कि भाई वाई आर यू इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स इन द वक्फ मैनेजमेंट बोर्ड, है ना। उसके मैनेजमेंट बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, चाहे किसी भी रोल में आप इंक्लूड कर रहे हो, क्यों इंक्लूड कर रहे हो, है ना। तो उनका क्वेश्चन ये था कि विल यू इंक्लूड अ नॉन हिंदू इन टेम्पल मैनेजमेंट ट्रस्ट, क्या आप एक नॉन हिंदू को टेम्पल मैनेजमेंट ट्रस्ट में इंक्लूड करोगे, है ना। तो अगर आप वो करो तब तो आप ये कर सकते हो, है ना, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। दूसरा जो एक प्रोविजन हटाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वक्फ बाय यूज़र प्रोविजन, वक्फ बाय यूज़र क्लॉज, ये रिमूव कर दिया गया है। तो ये वक्फ बाय यूज़र क्लॉज क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। तो वक्फ बाय यूज़र क्लॉज का मतलब होता है कि देखो क्या होता है, कई बार वक्फ जो मतलब कई बार जो प्रॉपर्टी होती है जो एज अ सपोज करो एज अ मुस्लिम रिलीजियस के पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, बहुत टाइम से यूज़ हो रही है, तो कई बार क्या होता है ना कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स उस प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं, बट चूंकि उसका यूसेज इतना ज़्यादा एक कम्युनिटी कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है, कि उसके लिए गवर्नमेंट फिर पहले अनाउंस करता था कि ठीक है, चूंकि इसका यूज़ ये बहुत टाइम से कर रहे हैं और भले इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भले इनके पास कोई प्रॉपर्टी के प्रूफ नहीं है, बट इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये था वक्फ बाय यूज़र, मतलब कि यूज़ कौन कर रहा है, यूज़र कौन है इसका और कितने टाइम से यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पे ही उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था, बिना उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, है ना, बिना डॉक्यूमेंट हुए प्रॉपर। तो अब वो क्लॉज हटा दिया गया, नाउ दैट वक्फ बाय यूज़र क्लॉज हटा दिया गया। तो इससे हटाने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो नाउ दे विल कम अंडर द राडार, है ना, वो राडार के अंदर आ जाएंगी। तो बेसिकली दैट इज़ द मेजर इशू जो यहाँ पे उठाया गया। तो वक्फ बाय यूज़र क्लॉज एक जो उठाया गया है, दूसरा इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द वक्फ मैनेजमेंट बोर्ड इन whatsoever role, whatsoever capacity, but that has been criticized. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको बिल के अंदर जो क्रिटिसिज्म है वो समझ में आ गया होगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स ट्री फेलिंग इन कांचा गचीबावली। तो गचीबावली कांचा, याद रखिएगा कांचा गचीबावली कहाँ पर है, दिस इज बेसिकली फॉरेस्ट पैच ऑफ लैंड इन तेलंगाना, याद रखिएगा इट इज़ इन तेलंगाना। और कांचा गचीबावली फॉरेस्ट एरिया है विच इज़ देयर। इसका नाम ज़रूर याद रखना, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में था कौन से स्टेट का है क्या है। तो कांचा गचीबावली जो है इट इज़ इन तेलंगाना, ठीक है ना। एंड अभी रिसेंटली हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया इस चीज़ का कि भैया 100 एकर्स ऑफ कांचा गचीबावली फॉरेस्ट एरिया में आपने फॉरेस्ट क्लियरिंग की है, हैवी मशीनरी वहाँ पर भेजी है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, बहुत ही एक मिनिमल अमाउंट ऑफ श्रब्स है जिनको हम हटा रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर, उनका कहना था ये चीज़ कि ऐसा नहीं है सर, और हमने केवल छोटे छोटे श्रब्स को हटाया वहाँ पे। बट बहुत सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा है तेलंगाना में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग स्लोगनिंग भी कर रहे हैं कि भाई आप क्यों कांचा गचीबावली को क्लियर कर रहे हो, द फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेस्ट पीपल है ऑल्सो, नॉट ओनली जस्ट पीपल बट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका वो लिया है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, उसको स्टॉप किया। इसके अलावा इस पर एक प्रॉपर उन्होंने वो भी कहा कि इंस्पेक्शन करो, पता करो, और जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर केस भी करो, है ना। अगर इस तरीके से पाया गया तो जेल में भी डाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। आई होप गॉट क्लैरिटी, बट मेनली वो लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़ आर्टिकल, तो उसको याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 2 न्यूज़ यहाँ पे हैं। कन्नडी पाया, याद रखिएगा, इट हैज़ गॉट GI टैग, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ यूनिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला, याद रखिएगा, कन्नडी पाया इज़ अ यूनिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला। इसको GI टैग दे दिया गया है। GI टैग का आपको रिलेवेंस पता ही है कि वो उस रीजन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। उसके बाद उसका थोड़ा ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ जाती है, उसकी नेशनल डिमांड बढ़ जाती है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। कन्नडी पाया याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ यूनिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट। इसको मिरर आर्ट बोलते हैं, एक्चुअली इसको मिरर आर्ट कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द मिरर आर्ट एंड इट इज़ द फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम केरला टू रिसीव GI टैग। ये पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम केरला टू रिसीव अ GI टैग। केरला की बात चल रही है ना। एंड इसके अलावा उनरवू, पट्टिका, वर्घा, इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला, लेकिन मेन अभी ये न्यूज़ आर्टिकल जो है हम कन्नडी पाया के बारे में बोल रहे हैं। अब देखो इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो लिखा है, द प्रोडक्ट ड्राइव्स इट्स नेम, देखो लिखा है, हाँ, लिटरली मीनिंग
मिरर मैट, इसका जो मतलब होता है मिरर मैट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कन्नडी पाया क्या है तो मिरर मैट है, बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिव पैटर्न। इसमें रिफ्लेक्टिव पैटर्न होता है इसलिए इसको मिरर मैट कहा जाता है। इट हैज़ गॉट यूनिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ मेड फ्रॉम सॉफ्ट इनर लेयर्स ऑफ रीड बैम्बू। याद रखिएगा रीड बैम्बू से बनता है कन्नडी पाया। तो अगर 3 स्टेटमेंट कन्नडी पाया के बारे में बोलता है तो भी आप बता सकते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है केरला से, ट्राइबल प्रोडक्ट है जिसको मिला है। अगर मान लो हटा दिया, ट्राइबल वर्ड हटा दिया तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम केरला टू गेट GI टैग, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइबल प्रोडक्ट टू गेट GI टैग फ्रॉम केरला, यस सही हो जाएगा। सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बैम्बू से ये बनता है, रीड बैम्बू याद रखिएगा। एंड इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जैसे प्रोवाइडिंग वार्मथ ड्यूरिंग विंटर, कूलिंग इफेक्ट इन समर। नाउ दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना। एंड दिस प्रिजर्व्ड बाय कम्युनिटीज लाइक उराली, मन्नन, मुथुवा, मलयन एंड काडर ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो आपको यहाँ से कुछ कम्युनिटीज़ के भी नाम मिल जाएंगे। ये केरला की ही होंगी, ऑब्वियस बात है। जब आर्ट केरला का है तो ऑब्वियस सी बात है ये कम्युनिटीज़ भी उराली, मन्नन, मुथुवा, मलयन एंड कादर कम्युनिटीज़ जो हैं, दे आर ऑल फ्रॉम केरला ओनली। तो ये भी आप याद रख सकते हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक्सियोम स्पेस मिशन, इंडियाज़ शुभांशु विल फ्लाई टू ISS इन मे। इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, ही विल गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। याद रखिएगा इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा। एंड ये 2025 मई में होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ही विल बी द पायलट ऑफ द अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन, AX4 मिशन, एक्सियोम 4 मिशन के ये पायलट रहेंगे। इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू ISS, 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन। एक्सियोम 4 क्या है? 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सियोम स्पेस जो है वो कंपनी है, वो सक्सेसफुली इस तरीके से प्राइवेट मिशन एस्ट्रोनॉट मिशंस को करती रहती है। एंड इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन जिसमें ग्रुप कैप्टन आपके शुभांशु शुक्ला जाएंगे। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि शुभांशु शुक्ला इज़ वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स हु आर सेलेक्टेड फॉर गगनयान मिशन ऑल्सो। तो इसरो के गगनयान मिशन में भी शुभांशु शुक्ला सेलेक्टेड हैं। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एंड ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू ISS एंड फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस इन लास्ट 40 years। याद रखेगा ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू ISS। ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू ISS शुभांशु शुक्ला। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। लोकसभा पासेस द कोस्टल शिपिंग बिल टू बूस्ट मैरीटाइम ट्रेड। अब लोकसभा ने पास किया है आपका कोस्टल शिपिंग बिल 2024। ये लोकसभा ने पास किया है, अभी एक्ट नहीं बना है कोस्टल शिपिंग बिल का, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा पास हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है दोनों में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। इस बिल ने एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है फॉर कोस्टल ट्रेड। कोस्टल ट्रेड के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है ताकि इकोनॉमिक जो बूस्ट मिल सके, कमर्शियल बूस्ट मिल सके, सस्टेनेबल बूस्ट मिल सके टू द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, है ना। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आपको पता है ना, शिप के थ्रू जो ट्रांसशिपमेंट होता है, शिप्स के थ्रू और वाटर बॉडीज़ के थ्रू, तो उसको मैरीटाइम ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैटर क्यों करता है? क्योंकि इट एम्स टू डीकंजस्ट द रोड एंड रेल नेटवर्क। ऑब्वियसली बात है, जब आप मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देते हो, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देते हो, तो वो कहीं ना कहीं रोड और रेल नेटवर्क को आपको डीकंजस्ट करके देती है। ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि जो मैरीटाइम शिपिंग है काफ़ी कम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, तो इसलिए ये ग्रीन शिपिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी बहुत कम कर देता है। स्पेशली इसके अलावा जॉब्स क्रिएशन होता है शिप बिल्डिंग, पोर्ट सर्विसेज, वेसल ऑपरेशंस पे, तो जॉब क्रिएशन भी काफ़ी करते हैं। ठीक है, की प्रोविजंस की अगर हम बात करें इस बिल में क्या क्या है, तो सबसे पहला लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन वेसल्स, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन वेसल्स इन इंडियाज कोस्टल ट्रेड। ठीक है ना। दूसरा, इट मैंडेट्स क्रिएशन ऑफ अ नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। तो एक नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की बात की जाती है। इसके अलावा एक नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग ऑपरेशंस बनाने की बात की जा रही है, नेशनल डेटाबेस फॉर कोस्टल शिपिंग ऑपरेशंस। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग इंडियन ओन्ड कोस्टल फ्लीट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेसल्स ऑल्सो। तो ये फोकस कर रहा है कि एक इंडियन ओन्ड कोस्टल फ्लीट बनाया जाए। इंडियन ओन्ड मतलब कि हमारा थोड़ा मतलब इंडिजिनस कोस्टल फ्लीट बनाया जाए, ताकि जो डिपेंडेंस है फॉरेन वेसल्स में वो कम हो सके। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक कम्युनिटी बनाने की बात की जा रही है जिसमें स्टेक होल्डर्स रहेंगे, मेजर पोर्ट्स, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के। और वो क्या करेंगे, बेसिकली वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे ताकि किस तरीके से मैरीटाइम ट्रेड को, कॉमर्स को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना।
द बिल ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ताकि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो मेंटेन रहें और अपोजिशन जो स्टेट्स हैं वो भी अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करें। और इट इंटीग्रेट्स द कोस्टल शिपिंग विद इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवे मतलब कि जो पानी अंदर नदियोन के थ्रू जाता है ना, NW1, NW2, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, इनको कोस्टल शिपिंग के साथ इंटीग्रेट करने की बात भी की जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तो सब कुछ है ना, शिपिंग तो सब शिपिंग ही है, चाहे पानी अंदर हो चाहे बाहर दूसरी कंट्री में जा रहा हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं, आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द अदर स्पेस रेस। अब यहाँ पे बात चल रही है, अभी रिसेंटली स्पेसएक्स ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है एयरटेल एंड जियो के साथ टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इन इंडियाज़ रिमोट लोकेशंस। भारत के जो रिमोट लोकेशंस है वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्पेसएक्स ने एयरटेल एंड जियो के साथ वो किया है कि हम आपको एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट एक तो एयरटेल एंड जियो को मिलेगा, क्योंकि वो स्टारलिंक जैसे बड़ी बिग मतलब यूएस की सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्वियस बात है कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। इकोनॉमिक पावर भी है और डिजिटल पावर भी है। दूसरा, हाई स्पीड इंटरनेट सबको मिल पाएगा रिमोटेस्ट लोकेशंस में, है ना, एयरटेल और जियो के थ्रू। इसके अलावा एक और बेनिफिट स्पेसएक्स को होगा कि इसको पूरा का पूरा इंडियन मार्केट जो है वो मिल रहा है ना। ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट इज़ वेरी ह्यूज, वहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है इस तरीके से चैनल करके स्टारलिंक के थ्रू, है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द बेनिफिट्स। लेकिन इसके बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। ऑथर ने जो कंसर्न उठाया सबसे पहला वो मैं मेन बताता हूँ एडिटोरियल में, वो है डिजिटल सॉवरेनिटी का कंसर्न ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब आपको पता ना कि इंडिपेंडेंट, मतलब आपको ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई कंट्रोल दूसरी पावर का नहीं होना चाहिए। बट क्या ये डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ जा रहे हैं आप? ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ आपके डिजिटल सॉवरेनिटी के थ्रू नहीं जा रही, क्योंकि आप यहाँ पे अपने कोई इंडिजिनस पार्टनर के साथ नहीं कर रहे हैं कि आपने जो इसरो ने डेवलप किया हो, आपने यूएस बेस्ड एक पार्टनर उठा रखा है फॉर कनेक्टिविटी। और आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो इस तरह का कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में आप दूसरे पावर पे डिपेंडेंट रहें, दैट इज़ नॉट समथिंग गुड। तो ऑथर ने वही कहा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें इस तरीके का जो आपको डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। हालांकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप लगता है कि आप दूसरी कंट्री के किसी उससे पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट ये जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ये आपको वो भी कर सकती है। कल को आप डिपेंडेंट है और स्पेसएक्स ने कनेक्टिविटी बंद कर ली, किसी भी रीज़न से बंद कर ली, है ना, कुछ आपके बीच में इशू चलने लगा, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक गेम इन द फ्यूचर रन। तो वही ऑथर ने कहा कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अल्टीमेट क्वेश्चन यही है कि आप क्या, अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि जो अनसर्व्ड रीजन है वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना किसी भी माध्यम से, या आप अपना इंडिजिनस सिस्टम डेवलप कर लें उसके बाद वहाँ पे ऐसे रीजन्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑन डिजिटल सॉवरेनिटी, जो कि ऑथर ने यहाँ पे उठाया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अंडर सी केबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? अब देखो यार, ये तो सबको पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया हैज़ 17 इंटरनेशनल केबल सिस्टम्स। याद रखेगा, ये भी एक फैक्ट है। इंडिया के पास 17 इंटरनेशनल केबल सिस्टम्स हैं, मेनली लैंडिंग इन मुंबई एंड चेन्नई। ज़्यादातर वो केबल सिस्टम मुंबई और चेन्नई में लैंड करते हैं। 2 डोमेस्टिक केबल सिस्टम्स है कनेक्टिंग आइलैंड टेरिटरीज, जो हमारी अंडमान एंड निकोबार है, और दूसरा लक्षद्वीप है, ठीक है ना। एंड हालांकि इंडिया जो ग्लोबल सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम यूज़ कर रहा है। मतलब कि अगर हम चाइना का कंपैरिजन करें इंडिया के कंपैरिजन में, सिंगापुर का करें, तो बहुत कम की अंडर सी केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। इंडियाज़ इंटरनेट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन फ्यू की लैंडिंग साइट्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐसी की साइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट जो रेड सी वाला एरिया है, अगर रेड सी का केबल कट हो जाए बीच में तो हमारा 25% इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टरप्ट हो जाएगा इंडिया में, ठीक है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा लेइंग अंडर सी केबल्स इन इंडिया रिक्वायर्स अराउंड 51 परमिशन फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज़। एक इशू ये भी है कि अगर ले करना है हमको अंडर सी केबल तो 51 परमिशन अलग अलग अथॉरिटीज से लगती हैं, विच डिलेज प्रोजेक्ट्स अ लॉट, है ना। एक्सपर्ट्स का ये कहना है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ताकि केबल लैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ाई जाए। मतलब केबल लैंडिंग्स बढ़ाई जाए, मतलब अलग अलग रीजन्स, आप इसको थोड़ा
डिसेंट्रलाइज करो। केवल मुंबई चेन्नई आप करोगे, कल को कुछ डिसरप्शन होता है तो पूरा का पूरा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मतलब वो हो जाएगा, हिल जाएगा। एंड ऑथर ने भी कहा कि लोकल इन्वेस्टमेंट इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी आपको करने की आवश्यकता है। अंडर सी केबल वैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, रीजनल कनेक्टिविटी जो है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अंडर सी की केबल्स में, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो ट्रांजेक्शन होना है, ट्रांसफ़र होना है, ये सब भी अंडर सी केबल के थ्रू होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इश्यूज़ मैंने आपको बता ही दिए क्या क्या इशू हैं, तो वो आप याद रखिएगा। सो दैट बीइंग डन, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या, तो यहाँ पे यूके शो रिटेल्स द थेफ्ट ऑफ फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। अब एक शो है जो फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर को डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट फोलियो फ्रॉम 1623 में फर्स्ट फोलियो बनाया गया था। व्हाट इज दिस फर्स्ट फोलियो, क्या है फर्स्ट फोलियो, पहले तो मैं वो बता दूं। फर्स्ट फोलियो मतलब शेक्सपियर के 36 प्लेज का कलेक्शन, याद रखिएगा 36 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर अंडर दिस फर्स्ट फोलियो। तो अगर आपको कुछ कभी कोई पूछ ले यूपीएससी की फर्स्ट फोलियो न्यूज़ में था क्या है, तो ये 36 प्लेज थे शेक्सपियर के जो कलेक्टेड हैं अंडर दैट फर्स्ट फोलियो। और ये चोरी हो गए थे, इनका कवर पेज हटा दिया गया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वो सारी चीज़ें शोकेस की जाएंगी इस उसमें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।